हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक टीआईआर यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। देखिए, इसको हम लोग अपने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके आगे हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक इंटरफेस है, ये ठीक है, ये एक इंटरफेस है यहाँ पर इस तरीके का। ये जो इंटरफेस है ये इंटरफेस है। और अब मान लीजिए कि इस तरफ वाटर है और ऊपर एयर है, तो इसको वाटर एयर इंटरफेस कहेंगे। फिर हम लोग ने इस पे क्रिटिकल एंगल को डिफाइन किया था कि आखिर ये क्रिटिकल एंगल हमारा कब होता है। फिर हम लोग ने ये देखा था कि जब क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल ज्यादा हो जाता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग देख चुके हैं। और इस पे फिर हम लोग ने साइन आईसी को फाइंड, या फिर कह लीजिए कि आईसी को फाइंड करने का तरीका भी निकाला था, जिसमें जो हमारा फॉर्मूला बनकर आता है वो ये हो जाता है कि साइन आईसी इज इक्वल टू, अब देखो, क्योंकि हमेशा जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो तभी होता है जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम पर कोई रे ट्रेवल करती है। तो साइन आईसी इज इक्वल टू हमारा हो जाता है 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, जैसे कि यहां पर वाटर है तो वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर हो जाएगा। ये हमारा साइन आईसी निकल कर आ जाता है। क्लियर यहां पर? तो ये था। अब क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ हमारा एक फेनोमेना ऐसा नहीं है जिसको कि हम किताबों में पढ़ रहे हैं, ये हमारे नेचर में भी मिलता है। जैसे कि मिराज अब आपके सिलेबस में नहीं है, इस वजह से मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूं मिराज का मीनिंग क्या होता है। मिराज देखिए एक ऐसा हमारा कह लीजिए कि फेनोमेना होता है, नेचुरल फेनोमेना, जिसमें कि मान जैसे कि कोई हॉट डिजर्ट है या हॉट रोड्स है हॉट समर डेज पे, तो क्या लगता है एक ऑब्जर्वर को कि काफी दूर पर पानी है। काफी दूर पर क्या है? पानी है। जैसे कि मान लीजिए कि एक ऑब्जर्वर यहां पर हो और उस ऑब्जर्वर को काफी दूर एक रेगिस्तान में, एक बड़े से रेगिस्तान में, उसको क्या दिखाई दे, क्या समझ पाया कि किसी जगह पर दूर कहीं पानी है। ये पूरी रेगिस्तान है, ये पूरा रेगिस्तान है, और इस रेगिस्तान में इसको लग रहा है कि कहीं पर तो पानी मौजूद है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर, और इसको दूर कहीं लग रहा है कि पानी मौजूद है, कहीं दूर मौजूद ऐसा पानी लग रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? होता इस पे इस वजह से क्योंकि देखो, अगर डिजर्ट की बात करें तो वहां पर चारों तरफ मौजूद होती है सैंड। क्या मौजूद होती है? सैंड। तो सैंड जो होती है वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाती है। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ मौजूद है सैंड, तो वो बहुत जल्दी हीटअप होती है। क्या होती है? बहुत जल्दी हीटअप होती है। तो होता क्या है कि जो एयर मौजूद है किसके पास? हमारी जस्ट सरफेस के पास, जो अर्थ है। अर्थ को अगर मैं ऐसा कॉलम वाइज दिखाऊं तो आप ऐसा समझ सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में मान लीजिए ऐसा है। तो इस सरफेस के पास, ये सरफेस मैं बना रहा हूं, तो इस सरफेस के पास जो एयर होगी वो काफी हॉट हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुत हॉट हो जाती है। और फिर उसके ऊपर की लेयर उससे थोड़ी ठंडी होती है, उसके ऊपर वाली और थोड़ी ठंडी होती है, और ठंडी होती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि ऊपर वाली जितनी लेयर्स होती हैं, ऊपर जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमें ऑप्टिकल डेंसर मीडियम मिलता है। क्या मिलता है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मिलता है। यानी कि अब इस जगह पर हमें क्या मिला कि अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लेयर्स मिल गई एयर की। ठीक है, ये यहां पर सबसे ज्यादा ये ऑप्टिकली रेयर है, और ऊपर ऑप्टिकली डेंसर। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो बढ़ती जाती है। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक पौधा है, पेड़ है। ठीक है, एक कोई पेड़ है, और उस पेड़ से निकलने वाली रोशनी इस तरफ आ रही है। अब देखो, जब ये रोशनी इधर आती है तो क्या होता है कि ये धीरे 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 ऐसे बेंड होती जाती है, और बेंड होते 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 ये ऐसे चली जाती है ऐसे। तो यहां पर क्या लगता है, इस जगह पर अगर सिर्फ नीचे वाली लेयर पर अगर हम लोग देखें, वैसे तो ये मल्टीपल रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? मल्टीपल रिफ्रैक्शन। बट इस पिक्चर को हटाकर अगर हम लोग ये सिर्फ देखें कि दो तरीके के अब यहां पर हमारे पास चीजें फॉर्म हुई है। दो तरीके कैसा कि नीचे हॉट है और ऊपर कोल्ड है, कोल्ड लेयर है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली डेंसर है और ये ऑप्टिकली रेयरर है। तो जब लाइट यहां से आएगी एक किसी एंगल पर आएगी जिसपे कि इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहां पर जो ऑब्जर्वर मौजूद होगा उसकी आंखों में पड़ेगा ये, तो अब ये सोच में पड़ जाएगा।
इसको क्योंकि यहां पर लगे कि जैसे कुछ मिरर सा है, क्योंकि वहां से लाइट आ रही है और अब पता तो इनको भी है कि जो जमीन है वहां पर तो पौधा हो नहीं सकता ऐसे पड़ा हुआ, तो दिमाग ऐसा परसीव करता है कि वहां जरूर पानी होगा, क्योंकि रेगिस्तान में सीसा तो होगा नहीं, मतलब अगर बात करी जाए तो सीसा तो बड़ा सा कोई होगा नहीं, तो दिमाग परसीव करता है कि वहां पानी होगा जिसकी वजह से इस चीज का रिफ्लेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। जबकि यहाँ रिफ्लेक्शन किसकी वजह से है? ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर मीडियम की वजह से। तो ये होता है हमारा मिराज। अब फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप इसकी तरफ बढ़ते जाएंगे, तो ये पूरा सेटअप आगे शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, ये चीजें आगे शिफ्ट होती जाएंगी। क्लियर, समझ पे आई बात? तो ये हो गया। अब इस पे चलते हैं आगे। अब मिराज पे मैं ज्यादा नहीं बताने वाला, मैंने बस ऐसा इंट्रोडक्शन दिया कि मिराज एक ऐसा फेनोमेना है जो कि नेचर में होता है, बस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और इससे ज्यादा मैं इस पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि सिलेबस में मौजूद नहीं है, तो क्यों आपका टाइम वेस्ट किया जाए। बट फिर भी बताने के लिए, समझाने के लिए मुझे ये बताना जरूरी था, तो मैंने बताया। अब चलते हैं आगे, प्रिज्म की बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है यहाँ पर। अभी तो हमने नेचर में देखा मिराज, अब आते हैं इसके टेक्नोलॉजिकल हमारे यूजेस पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो प्रिज्म जो होते हैं वो लाइट को 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री बेंड करने के काम आते हैं बाय यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ऐसे प्रिज्म हमारे जो बहुत ही महंगे कैमरे होते हैं, ठीक है, जो बहुत ही महंगे कैमरा होता है, उन कैमरा वगैरह में इन प्रिज्म का यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि जो इमेज है वो स्क्रीन में फॉर्म हो सके। अब क्योंकि सामने जो ऑब्जेक्ट है वो काफी बड़ा है, हाँ, और यहां पर हमें स्क्रीन चाहिए। अब आपने देखे होंगे कैमरे वगैरह, जो फोटोग्राफर वगैरह, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं, मोबाइल के कैमरे की बात नहीं कर रहा, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर वगैरह होते हैं, उनके कैमरे काफी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, अब बड़े बड़े कैमरे हैं तो कोई ऑब्जेक्ट सामने है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें, आगे लेंस इधर लगा हुआ है और जो कैमरामैन है, फोटोग्राफर जो है, वो इधर कहीं देख रहा है चीजों को। अब लेंस इधर लगा हुआ है, देख इधर रहा है, कैसे? क्योंकि यहां पर लगा हुआ है एक हमारे प्रिज्म लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या कर रहा है? प्रिज्म में जो भी लाइट यहां पर फॉल हो रही है, ठीक है, यहां पर ऐसा लगा रहता है प्रिज्म, तो करता क्या है, ये जो यहां पर लाइट लगी हुई है, ठीक है, वो यहां पर ऐसा रिफ्लेक्ट कर दे, मतलब एक तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करके रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहां से जो आती है लाइट ऐसे एंटर करती है और ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां चली जाती है। फिर यहां पर एक प्रिज्म लगता है इसी तरीके का और ये फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होकर यहां पर सीधा दिखाई देती है। अब होता क्या है, इसकी वजह से जो भी यहां पर इमेज में डिस्टॉर्शन वगैरह है वो किसी भी तरीके का मौजूद नहीं होता है। मतलब इमेज में डिस्टॉर्शन का खतरा होता है अगर हम यहां पर लेंस वगैरह का यूज करें, उसकी इंटेंसिटी के डिक्रीज होने का यहां पर प्रॉब्लम रहता है। बट अगर प्रिज्म वगैरह का यूज करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके, इसको बेंड करके इस तरफ इमेज बनाने का, तो ये सारी चीजें हमारी सॉल्व हो जाती हैं। तो ये तो थे इसके टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। अब ये जो प्रिज्म है वो कई तरीके के होते हैं, जो कि जैसा कोई है तो यहां पर हमारा 90 डिग्री का रोटेशन करा रहा है, कोई है जो कि 180 का करा रहा है, और कोई है इस तरीके का। अंतर क्या है इनमें? बस इनकी फंक्शनैलिटी में अंतर है। जैसे कि यहां पर ये वाला जो प्रिज्म है, ये प्रिज्म क्या कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट ऐसा इधर सामने रखा हुआ है उससे निकलने वाली लाइट जब इससे टकरा रही है, और इसको ऐसे बनाया जाता है कि ये यहां से टकराने के बाद क्या हो, रिफ्लेक्ट हो जाए, और ये रिफ्लेक्ट होके इधर आ गया और इससे निकलने वाली रे इधर रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई। तो अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है वो नीचे है, तो ये मतलब कि बॉटम होगा। ये इधर बॉटम वाली रे है, ये वाली, ये बॉटम रे है, तो ये बॉटम हो गया। और ये टॉप वाली रे थी, ये टॉप वाली टॉप आ गई इस तरह। तो जो अब देखिए जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है उसके बीच में, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गया। तो इनके बीच में कितना डिग्री का रोटेशन हो गया? ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज ऐसे हो गया, यानी कि 90 डिग्री का रोटेशन हो गया। ध्यान दीजिए यहां पर इमेज की साइज में कोई फर्क नहीं पड़ा, इमेज की साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी भी तरीके का यहां पर कोई चेंजेस नहीं हुआ। ओके, यहां पर जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही इमेज की हाइट है। तो विदाउट मैग्निफिकेशन इन्होंने क्या किया, प्रिज्म ने जो इमेज थी उसको 90 डिग्री का रोटेशन कर दिया।
यानी कि लाइट को रोटेट कर दिया। और सिमिलरली यहां पर भी ये 180 डिग्री का रोटेशन हो सकता है इस पे। कैसे? ये लाइट अगर इधर से आए तो ये यहां से टकराएगी, क्योंकि ये बने ही हुए हैं ऐसे प्रिज्म, तो यहां से टकराएगी और ये आ जाएगी इधर, और ये टकरा के इधर आ जाएगी। तो ये टॉप वाली लाइट आ रही थी, तो यहाँ पर पोर्शन टॉप होगा। ये बॉटम वाली ऐसे आई और ऐसे टकरा के आ गई, तो ये बॉटम हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर इमेज फॉर्म हो गई, ये वाली ऐसी और ये वाली ऐसी। क्लियर? फिर है कि इस तरीके का प्रिज्म जहां पर कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट क्या हो रही है, इसमें एंटर कर रही है, तो लाइट ऐसे जा रही है। फिर यहां पर रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये इधर जाकर इस जगह और इस जगह पर जाकर रिफ्लेक्ट हो रही है। क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, और यहां से ये ऐसे पास हो जा रही है। तो प्रिज्म हमारे यूज होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करके कई एप्लीकेशन में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर जैसे कि ये हमने देख लिया एप्लीकेशन ऑफ प्रिज्म, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक दूसरा एप्लीकेशन टीआईआर का, और वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किस पे? ऑप्टिकल फाइबर में। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हमारा एक और टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है, और वो है ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ऑप्टिकल फाइबर्स आखिर क्या होती है? ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, ये भी स्पेलिंग सही है और ये भी स्पेलिंग सही है, बस मैटर करता है कि आप कहां की स्पेलिंग को देख रहे हैं। ठीक है, वैसे हम लोग ये इस स्पेलिंग का यूज करते हैं फाइबर, बट ये FIBER ये अमेरिकन हो जाती है। ओके, और कुछ नहीं है इस पर। तो और ये हमारी ब्रिटिश इंग्लिश होती है, वहां से ही इंग्लिश हम लोग की जो है वो ली गई है। इंडियन वाली जो इंग्लिश है वो ब्रिटिश इंग्लिश पे ही बेस्ड है पूरी, एक्चुअली ब्रिटिश इंग्लिश ही है पूरी। तो ऑप्टिकल फाइबर की स्पेलिंग जो हम लोग यूज करते हैं वो ये वाली यूज करते हैं, बट ये लिखा है तो गलत नहीं है, क्योंकि अमेरिकन के हिसाब से। ओके, ध्यान दीजिएगा इसको। तो ऑप्टिकल फाइबर वही यहां पर ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिट ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग टीआईआर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करके ऑप्टिकल फाइबर्स क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं ऑडियो सिग्नल्स और वीडियो सिग्नल्स को ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस, और ये जो ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स हैं ये लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करके इनको भेजा जाता है। जो नेट आज आप यूज कर रहे हैं वो इन्हीं ऑप्टिकल केबल्स की वजह से ही यूज कर पा रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर की वजह से। ठीक है, या कोई जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है इंटरनल ऑर्गन्स पे, तो उनके इंटरनल ऑर्गन्स को एग्जामिन करना है, जैसे कि ओसोफेगस हो गया या स्टमक हो गया, ठीक है, या रेक्टम हो गया, या हमारी लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। इन सब को जब हम क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं, यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी को एग्जामिन करने के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज होता है। क्लियर? तो ऑप्टिकल फाइबर्स का हमारा यूज काफी है। तो आखिर ये होती क्या है, आइए उसको समझते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर की अगर बात की जाए, ऑप्टिकल यानी कि मतलब है इससे ऑप्टिक्स से, और फाइबर का मीनिंग एक ऐसी चीज जो बहुत पतली हो। जैसे कि हेयर की बात करी जाए तो हेयर क्या होते हैं? फाइबर होते हैं। ठीक है, हेयर फाइबर है, या कॉटन की बात करा जाए तो वो फाइबर है, या बात करी जाए जूट की तो वो एक फाइबर। तो फाइबर का मीनिंग होता है बहुत थिन, कोई हमारा धागा जैसा। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर में बात हम करते हैं कि ऐसे पतले से धागे की, धागा कह लीजिए उसको समझने के लिए, कि उस पे लाइट के सिग्नल्स हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जितना भी हम लोग इंटरनेट आज कंज्यूम करते हैं वो इन्हीं की बदौलत करते हैं, क्योंकि इनमें ऑप्टिकल फाइबर्स में लाइट सिग्नल के फॉर्म पर इंटरनेट ट्रेवल करता है। ओके, तो जैसे ये देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। और ये ऑप्टिकल फाइबर के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, बाकी तो उसके प्रोटेक्शन के लिए ऊपर चीजें लगी होती हैं। तो ये जो इतनी मोटी दिख रही है ना, ये ऑप्टिकल फाइबर पूरी नहीं है, इसके अंदर मौजूद होती है एकदम पतली से, बहुत पतली फाइबर मौजूद होती है। ये तो उसके कोटिंग वगैरह है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। तो क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर, कैसे बनता है, आइए उसको देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है हमारी, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर अभी जो आपने देखा था ये कुछ ऐसी होती है कि इसमें मौजूद होता है पहले तो एक आउटर जैकेट, ठीक है, फिर यहां पर स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन, फिर आता है यहां पर एक कोटिंग, फिर आता है क्लैडिंग और कोर।
तो जो इसके मेन कंपोनेंट है जहां पर कि हमारा TIR होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है इसके टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन के लिए, वो होता है ये क्लैडिंग और कोर। बाकी ये और ये तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि फाइबर जैसे नाम ही है, ये फाइबर बहुत पतला होता है, बहुत पतला होता है, और इतना पतला होता है कि ये टूट सकता है। ओके, और ये कोर क्लैडिंग मिलकर एक पूरा कोर और क्लैडिंग मिलकर पूरा एक हमारा ऑप्टिकल फाइबर का कंस्ट्रक्शन होता है पूरा। तो ये काफी पतला होता है और ये बना होता है क्योंकि ग्लास वगैरह से, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोटिंग, फिर इसके ऊपर स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन, फिर आउटर जैकेट, अलग अलग चीजों से बचाने के लिए इनको अलग अलग तरीके से बनाकर डिजाइन किया जाता है। ओके, आई बात समझ में? तो अब यहां से चलते हैं आगे, कोर और क्लैडिंग पर ध्यान देते हैं। कोर और क्लैडिंग, तो ये जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है इसका मेन कंपोनेंट क्या है? कोर एंड क्लैडिंग। कोर जैसे नाम से समझ पे आ रहा है, कोर यानी कि इनसाइड वाला पार्ट, और क्लैडिंग जो उसको कवर करके रखता है। तो जो कोर हमारा होता है वो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल होता है, और जो क्लैडिंग होता है वो लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल होता है। लोअर यानी कि लोअर देन द कोर। तो मान लीजिए कि अगर इसको मैं बनाऊं कुछ सामने से ऐसा, तो देखने में ऐसा लगेगा। तो ये वाला जो पोर्शन होता है कोर हमारा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ऐसा मटेरियल होता है जिसपे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो। और फिर ये बाहर वाला जो पोर्शन होता है क्लैडिंग, इसका होता है लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों ऐसा किया गया? देखिए, समझिए बात को। यहां पर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है। ठीक है, क्या करना है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही ये टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमें एक कंडीशन चाहिए होती है सबसे पहले, कि लाइट जो है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम पर जाए। सबसे पहले तो यही होता है ना। उसके बाद फिर वो रिफ्लेक्ट होने की बात आती है कि आई ग्रेटर देन आई सी, आई ग्रेटर देन आई सी। ये तो बहुत बात की बात है। सबसे पहले कंडीशन ये है कि जो लाइट है उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम पर जाना चाहिए। फिर अब देखिए, अब मान लीजिए इस चीज को अचीव करने के लिए, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था जिसमें कि इमेज दिखाई थी, जिसमें कि आप देख पा रहे थे कि पानी जो ऐसे किसी बॉटल से ऐसे पानी ऐसे फ्लो हो रहा था, उस पानी में भी लाइट ऐसे ट्रेवल करते हुए जा रही थी, उस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था। ये आपने देखा था, हाँ या ना? तो फिर क्वेश्चन आता है कि अगर सिर्फ एक पानी के पतले से धार से ही हम लोग इस टोटल इंटरनल मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अचीव कर सकते हैं, तो क्या सिर्फ हम लोग एक वायर कोर ले लें, यानी कि एक सिर्फ ग्लास का ऐसा वायर ले लें और इसमें एक पर्टिकुलर एंगल पर लाइट इंसिडेंट कराएं जिसकी वजह से ये ऐसे 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 हो जाएगा? क्योंकि अगर हमने इसको ग्लास लिया है तो ये हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हो गई। ठीक है, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हो गई एज कंपेयर टू एयर, बिल्कुल। बट अब सोचिए, यहां पर क्या ये हमेशा एयर के ही कांटेक्ट में रहेगा? क्या ये कभी जमीन के अंदर नहीं डाला जाता? क्या ये कभी पानी के अंदर नहीं पड़ा होता? बिल्कुल पड़ा होता है। या ये कहीं ऐसा बेंड नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो जब इस तरीके की चीजें हैं हमारे पास कि जो इसके आउटर में है उसका मटेरियल लगातार क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर, जगह कि हम कहां पर उसको पुट कर रहे हैं। दूसरा, ये बेंड होगी, तो बेंड होगी अगर, तो जो एंगल हमें चाहिए, एंगल कंडीशन ये चाहिए कि आई ग्रेटर देन आई सी, वो अगर किसी जगह पर फुलफिल नहीं हुआ तो आगे ये ट्रांसमिट नहीं करेगा, वहां से लाइट जो होगी वो स्केप कर जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए जो मैंने अभी बताया कि बाहर एयर ना होकर कुछ और हो जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे भी ज्यादा हो जाए, इससे भी ज्यादा हो जाए। मान लीजिए बाहर टर्पेंटाइन ऑयल है और यहां पर हमारा कुछ ऐसा मटेरियल है, ग्लास कॉर्ड ऐसा कुछ है, और सिंपल सी बात यह कि बाहर अगर हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन गया और अंदर लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन गया, तो फिर क्या ये वर्क करेगा? नहीं वर्क करेगा, ये कभी अंदर रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं इस पर। तो इस चीज से बचने के लिए ही क्लैडिंग का यूज किया जाता है, यानी कि हमने सिर्फ कोर ना देकर इसके बाहर एक क्लैडिंग भी दे दी जो कि इसको क्या प्रोवाइड करती है? इसके चारों तरफ, इस कोर के चारों तरफ प्रोवाइड करती है लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला रीजन, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला रीजन, और ये होता है अंदर HRI यानी कि हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला रीजन। HRI और LRI ऐसा कोई शब्द एब्रीविएशन मौजूद नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको अभी जल्दी लिखने के लिए और आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूं। LRI और HRI जैसे एब्रीविएशंस का यूज ना करें।
ओके, मतलब समझने के लिए आप कर सकते हैं, नोट्स बनाने के लिए लिख सकते हैं, बट कहीं आप एग्जामिनेशन में इनको यूज ना करें, क्योंकि ऐसा कोई एब्रिविएशन सबके लिए स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है। ओके, क्लियर। तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मौजूद हो उसके चारों तरफ, इस कंडीशन को बनाए रखने के लिए क्लैडिंग स्कोर के चारों तरफ मौजूद होता है, इसको लगाना जरूरी होता है। क्लियर। अब चलते हैं इस पे आगे और देखते हैं इसकी वर्किंग को कि कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले जैसे बताया कि कोर और क्लैडिंग, तो ये अंदर कोर बना हुआ है और बाहर तरफ क्लैडिंग। तो जो पहली कंडीशन थी हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के होने की, कि लाइट जो है वो हायर डेंसर मीडियम, हायर ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम से लोअर डेंसिटी मीडियम पर जाना चाहिए। तो कोर और क्लैडिंग का यूज करके और उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसा सेटअप करके हमने ये पहली वाली कंडीशन अचीव कर ली। फिर दूसरी कंडीशन थी कि आई ग्रेटर देन आईसी होना चाहिए, आई ग्रेटर देन आईसी। तो आई ग्रेटर देन आईसी का मीनिंग क्या है यहां पर? आई क्या है यहां पर? आई है, देखिए जैसे कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है इस जगह से, तो यहां पर एक नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करें तो आई है हमारा ये वाला। तो आई की जो ये वैल्यू होनी चाहिए आईसी से ग्रेटर होनी चाहिए। हम यहां की बात नहीं करते हैं, यहां हम लोग अलग टर्म्स का यूज करते हैं। आई जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं इस जगह पर, तो आई ग्रेटर देन आईसी होना चाहिए, जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट होगा। अब उसके बाद फिर यहां पर ये जो मटेरियल होता है इसको ऐसे बनाया जाता है, रखा है इसको ऐसा जाता है कि यहां पर फिर से जो कंडीशन है आई ग्रेटर देन आईसी वो अचीव हो जाए, तो ये फिर रिफ्लेक्शन होगा। उसके बाद फिर आई ग्रेटर देन आईसी हो जाए, फिर रिफ्लेक्शन, फिर आई ग्रेटर देन आईसी, फिर रिफ्लेक्शन, फिर आई ग्रेटर देन आईसी, फिर रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए जो ये हमारी ऑप्टिकल फाइबर है इसके अंदर पूरा सिग्नल ट्रेवल करता है। तो इस तरफ से हम लाइट एंटर करते हैं और दूसरी तरफ से हमें लाइट मिल जाती है, भले ही ये कैसे भी बेंड यहां पर करके रखी गई हो। ठीक है, कई कई किलोमीटर, किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर, कई 1000 किलोमीटर दूर भी इनका यूज किया जाता है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए विद प्रॉपर ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, ट्रांसड्यूसर एक ऐसे डिवाइस होते हैं जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये आपके चैप्टर 15 में हुआ करता था, तो उस वहां पर हम लोग डिटेल में पढ़ते थे, बट अब क्योंकि आपके सिलेबस में ये 15 चैप्टर ही हट गया है कम्युनिकेशन सिस्टम, तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना बता रहा हूं ट्रांसड्यूसर एक तरीके का डिवाइस जो क्या करता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और यहां पर हमारा मेन जो मोटिव है ट्रांसड्यूसर यूज कर करके इनको करने का, क्योंकि होता क्या है कि जब भी इस पे लाइट ऐसे सिग्नल जा रही है, भले ही यहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं जिसकी वजह से हमें लगेगा कि किसी भी तरीके का एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, बट फिर भी देखो ये मटेरियल के अंदर ही तो ट्रेवल कर रही है लाइट। अब क्योंकि ये मटेरियल के अंदर ट्रेवल कर रही है तो कुछ ना कुछ इसका जो परमिटिविटी है इस मटेरियल की, रिलेटिव परमिटिविटी और इसका कुछ मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी हो सकती है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जिसकी वजह से इस पे कुछ लॉस हो सकते हैं, या मान लीजिए ओपेसिटी है यहाँ पर, कहीं कुछ भी किसी तरीके के लॉस हो सकते हैं। बट फिर भी अगर हमने बहुत अच्छी एक बनाई तो अप टू 95% तक 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर लंबी अगर हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो अप टू 95% हमें एफिशिएंसी मिल जाती है। ओके, तो वर्किंग क्या थी हमारी कि एक तरफ से हम लोग लाइट इंटर करते हैं और फिर वो लाइट जो होती है वो ऐसे इंटर की जाती है कि यहां जाकर वो आई ग्रेटर देन आईसी पर फॉल हो, जिसकी वजह से यहां पर हमारा मल्टीपल टीआईआर होते हुए इस पे सिग्नल आगे प्रोसीड हो सके। क्लियर। अब चलते हैं इस पे आगे और देखते हैं प्रॉपर्टीज। तो देखो प्रॉपर्टी क्या है कि इस पे मिनिमल इंटेंसिटी लॉस होता है ड्यू टू रिपीटेड टीआईआर, मल्टीपल टीआईआर होते हैं जिसकी वजह से इस पे मिनिमल इंटेंसिटी लॉस होता है, फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि अगर इसको हम बेंड करके भी रख दें, बेंड करके भी ऐसे रख दें, तब भी ये क्या कर सकती है, लाइट को अपने थ्रू पास होने दे सकती है। वरना आप सोचिए कि अगर एक पाइप होता, क्या होता, इस पाइप से आप आर पार देख सकते थे बिल्कुल। यहां पर अगर कोई इंसान खड़ा है तो आप इधर अगर खड़े हैं तो आप इस इंसान को देख सकते हैं। बट अगर इसी पाइप को थोड़ा सा मोड़ दिया जाए, अगर इसी को थोड़ा सा मोड़ दिया जाए तो आप नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि अब अगर ये पाइप है और हमारा सरफेस जो है अंदर वो रफ सरफेस है, तो जो लाइट यहां से जाएगी वो प्रॉपर ऐसे नहीं टकरा के इधर निकलेगी कि आपको दिखाई दे, यहां पर प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना।
ठीक है। बट अगर साउंड यहां से कोई आवाज करता है, साउंड की आवाज करता है, तो वो टकराती है आवाज और टकरा के बाहर निकलती है, वो आवाज सुनाई देती है। बट फिर भी उस पर भी अगर बहुत ज्यादा बेंड वगैरह होता है तब भी वो भी सुनाई देना बंद हो जाती है। कहने का मतलब कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये चाहता है कि विजिबल हो इस व्यूअर को, तो लाइट जो यहां से आ रही है वो इसकी आंखों तक पहुंचनी चाहिए। अब लाइट ऐसी तो होती नहीं है कि अपने आप ये मुड़ जाए, लाइट को रिफ्लेक्ट होना पड़ता है। ओके, तो यहां पर ये चीज पॉसिबल नहीं है, इस जगह पर ये चीज पॉसिबल नहीं है। बट ऑप्टिकल फाइबर के केस में होता क्या है, उसको बनाया ही ऐसे जाता है कि उस पर वो कैसे भी रखी रहे, क्योंकि कोर मौजूद होता है और उसके चारों तरफ क्लैडिंग मौजूद होता है। बस यही अरेंजमेंट, कोर और क्लैडिंग वाले अरेंजमेंट की वजह से वाली जो दो कंडीशंस है हमारी कि आई ग्रेटर देन आई सी और लाइट डेंसर टू रेयर जानी चाहिए, वो हमेशा फुलफिल होती है, जिसकी वजह से वहां पर रिफ्लेक्शन होते हैं और ये कैसी भी पड़ी हो मुड़ी हुई लाइट मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होती है और आगे बढ़ती जाती है, एक एंड से गुजारो दूसरे एंड पर निकलकर आ जाती है। ओके, जैसे कि इस पे हम लोग ने ये देखा था कि ये लेजर लाइट हम इस एंड पर डाल रहे हैं, लाइट इधर से निकल रही है। हाँ, यहां पर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा यहां पर स्कैटर हो रही है, वो चीज अलग है। बट यहां से देखिए, यहां से लाइट पूरा अंदर 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 ट्रेवल होते हुए फिर यहां से निकल गई। वरना लाइट हमेशा कैसी होती है, हमारी एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, अगर हम लोग वेव पिक्चर को उस पर छोड़ दे तो। यहां तक क्लियर? तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है ऑप्टिकल फाइबर के। तो हमारे इसके एडवांटेज ये हैं कि ये बहुत ज्यादा यूज होता है ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल सिग्नल्स। दूसरा, मेडिकल एप्लीकेशन की विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स को चेक करने के लिए यूज होता है। ये ऐसा होता है जिसको कि हम लोग एंडोस्कोपी कहते हैं और इसको एंडोस्कोप कहते हैं। ठीक है, एंडोस्कोप, एंडोस्कोप यानी कि ऐसी चीज जो अंदर देख सके। तो स्कोप का मतलब देखने से मतलब होता है, तो इसके अंदर जो मौजूद होता है वो क्या होता है, यहां पर एक छोटा सा लेंस लगा होता है और बगल में लगी होती है लाइट। ठीक है, यानी कि इसके आगे वाला जो पोर्शन होता है उस पर लगा होता है एक लेंस और लगी होती है एक बगल से लाइट। लाइट यहां पर फॉल होती है इंटरनल ऑर्गन्स पे और वहां से जब ये लाइट फॉल होती है तो रिफ्लेक्ट होती है लाइट और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर इसके अंदर एंटर करती है। अब फिर यहां पर अरेंजमेंट ऐसा बना होता है कि इसके पीछे लगी होती है ऑप्टिकल फाइबर, जो कि जिसमें कि लाइट ऐसे टकराते हुए यहां से मतलब ऐसे 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 टकराते हुए ये पूरा यहां पर जाके फिर ऐसा मैकेनिज्म लगा होता है जो उस ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके जो कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं वहां पर विजुअल्स देते हैं। क्लियर? इसको अब तो कंप्यूटर्स वगैरह का यूज होने लगा है, वरना पहले क्या होता था, काफी पहले इसको डिजाइन ही ऐसे किया जाता था कि ये जो सिग्नल है इस सिग्नल को मैग्नीफाई करके यहां सीधे देखा जा सके। ठीक है, कोई पिक्चर वगैरह में प्रोसेसिंग नहीं होती थी कि जो आ रहा है वो कैमरा लगा है वहां से लाइट प्रोसेस हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। उसी चीज को ऐसा यहां पर सेटअप बनाते थे कि मैग्नीफाई होकर और अच्छे से प्रॉपर इमेज दिख सके। ठीक है, तो ये एंडोस्कोपी में यूज होता है, एंडोस्कोप बनाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह। डेकोरेटिव फाइबर लैंप्स वगैरह भी बनाने के लिए यूज होते हैं। ये आपने देखे होंगे कि इस तरीके के कुछ ऐसे डेकोरेटिव लैंप्स होते हैं बहुत ढेर सारे, उसमें ऑप्टिकल फाइबर बनी रहती है, वो होती है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऐसे 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 करके होता है, रखकर बना रहता है। रोड साइड पे लगाकर ये काफी बेचते हैं इस तरीके से लोग। ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इस तरीके से फिर क्या होता है कि ये जो चीजें हमारी है यहां पर भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। और जब यहां पर लाइट चालू की जाती है एक सिंगल बल्ब, तो इसके टिप्स जो मौजूद होते हैं वो ग्लो करने लगते हैं, इसके जो टिप्स होते हैं वो ग्लो करने लगते हैं। ठीक है, जो भी लाइट यहाँ पर लगाई जाती है तो वो काफी अच्छा लगता है देखने में, और डेकोरेटिव लैम्प पे भी ऑप्टिकल फाइबर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो इसकी ऑप्टिकल फाइबर की जो मेन रिक्वायरमेंट है, मतलब कि ऑप्टिकल फाइबर अगर हम बना रहे हैं तो कुछ तो हमारी एक्सपेक्टेशंस होगी ना। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि मिनिमम एब्जॉर्प्शन हो जब लाइट को हम ट्रांसमिट करें लॉन्ग डिस्टेंस पे। दूसरा, ये जो चीज है ये कैसे अचीव की जाती है, ये अचीव की जाती है थ्रू प्योरिफिकेशन एंड स्पेशल प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल लाइक क्वार्ट्ज वगैरह की हेल्प से ये ऑप्टिकल फाइबर बनाई जाती है। ये देखा गया है जैसे कि सिलिका ग्लास फाइबर है, ये 95% तक लाइट को ट्रांसमिट कर देती है ओवर 1 किलोमीटर लेंथ। 1 किलोमीटर लेंथ पे अगर हम लोग देखें तो 95% लाइट तक ट्रांसमिट हो जाती है। क्लियर? तो इस तरीके से जो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है
वो टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस बाय लेंसेज। ठीक है, हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे स्फेरिकल सरफेसेस पे, फिर उसके बाद लेंस फॉर्मेशन वगैरह ये सब पढ़ेंगे। ये काफी बड़ा हमारा टॉपिक है। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।